नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी व्याकरण के माध्यम से पद परिचय नामक अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह अध्याय 8वीं 9वीं 10वीं कक्षाओं के लिए तो अनिवार्य है ही, साथ में उन परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा जो लिखित परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं। साथियों, यदि आपने अभी तक आर्ट्स हिंदी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर आर्ट्स हिंदी क्लास टाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए। आते हैं अब हम अपने जो आज का हमारा विषय है पद परिचय। पद परिचय में हम पदों का परिचय देंगे और इसको हम विस्तार पूर्वक अलग अलग वीडियोज में समझने का प्रयास करेंगे। पद परिचय में सबसे पहले हम बता दें कि पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद समझना आवश्यक है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हुए भी जिनका अपना अर्थ होता है। हम शब्द विचार में शब्दों के बारे में, शब्दों के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जान चुके हैं। पद, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं और वो व्याकरण के नियमों के अनुसार वहाँ पर स्थापित किया जाता है, उसका जो स्थिति है उसके अनुसार ही निर्धारित की जाती है, वो पद कहलाता है। जैसे उदाहरण हम यहाँ देखते हैं, राम पत्र पढ़ना शब्द हैं और यदि इसको वाक्य में बनाएं तो हम क्या कहेंगे, राम पत्र पढ़ता है। अब राम ने पत्र पढ़ा, इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र पढ़ना ये पद बन गए हैं। अब बात आती है पद परिचय की। वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद का परिचय हम जब देंगे तो हमें व्याकरणिक नियमों का पता होना चाहिए, व्याकरणिक कोटियों का पता होना चाहिए, साथ में ये पता होना चाहिए कि हम किस आधार पर पदों का परिचय कर सकते हैं। और साथ ही आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और विस्तार पूर्वक बता दूं कि पदों का परिचय करेंगे तो हमें विकारी और अविकारी शब्दों को अच्छे प्रकार से समझना होगा। विकारी और अविकारी से संबंधित हमारी वीडियो आगे आएंगी, उसमें एक एक बात को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया गया है ताकि आपको पद परिचय करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना आए। अब हम बात करते हैं व्याकरणिक परिचय क्या है। वाक्य में प्रयुक्त हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी या अविकारी होता है। यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध, और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है उसका अन्य शब्दों से कैसा संबंध है या क्या संबंध है, ताकि आदि बातें बताई जा सकती हैं और उसी के आधार पर व्याकरणिक परिचय कराता है। पदों का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बताना बहुत आवश्यक हैं। कौन कौन सी बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले संज्ञा, इसके भेद, तीनों भेद हमें पता होना चाहिए। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, ये सारी की सारी बातें हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद हैं, लिंग है तो लिंग कौन सा लिंग है, वचन है तो कौन सा वचन है, कारक है तो कौन सा कारक है। साथियों, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे आगे ये चारों अविकार्य आएंगे उनकी मैं अलग अलग वीडियो बनाकर यहाँ पर अब इस पद परिचय के साथ ही भेज रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सकें और अपने जो प्रश्न आए पद परिचय संबंधित उनको आराम से आप कर सकें। इसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के से संबंध, ये आपको इसमें बताना होता है। विशेषण में भी विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य। विशेष्य होता है जिससे विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और इनको भी हम इन्हीं आधारों पर वो बांटते हैं। क्रिया,
क्रिया के भेद, लिंग वचन पुरुष काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख, ये हमें बताना है। ये चार विकारी हैं। विकारी का अर्थ होता है जिनमें परिवर्तन हो, जिनमें विकार उत्पन्न हो, जो बदल जाएं, वो विकारी होते हैं। लिंग वचन कारक काल के आधार पर जो बदल जाते हैं वो विकारी कहलाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। उसके बाद आते हैं अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका वर्णन होता है यहाँ पर। उसके बाद में समुच्चय बोधक के भेद, जिन शब्दों या पदों को मिला रख रहा है या उसका उसमें यहाँ पर उल्लेख करना है। इसी तरह से संबंध बोधक में संबंध बोधक के भेद, जिनके साथ संबंध बताया जा रहा है उनका उल्लेख करना होता है। और अंतिम अविकारी है विस्मयादि बोधक, जिसमें हर्ष, भाव, शोक, घृणा, विस्मय आदि किसी एक भाव का निर्देश होता है। ये दोस्तों ये है चार अविकारी शब्द। अविकारी का होता है अजमा विकारी, जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, किसी भी अवस्था में वो बदलते नहीं हैं, उन्हें अविकारी कहते हैं। उसमें हमारे ये चार शब्द आते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब इसके बाद बात करते हैं हम सभी पदों के परिचय पर। एक संक्षिप्त दृष्टि हम यहाँ पर डालेंगे। सभी पदों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, विकारी और दूसरा अविकारी शब्द या अव्यय। विकारी में इस वर्ग के पदों के में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दें, द्रव्य, पदार्थ, धातुएं और समूह का बोध कराने वाले शब्द कक्षा, सेना, भीड़ आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लिंग संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं, जैसे बालक, बालिका। उसके बाद में कारक, कारक में वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला कारकीय कोटि कारक कहलाता है, जिससे संज्ञा का क्रिया से संबंध बताया जाता है। इसी तरह से सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, ये, कुछ आदि। दोस्तों इनको हम विस्तार से आगे देखेंगे। ध्यान रहे कि सभी विकारी और सभी अविकारी जो शब्द हैं उनके साथ ही इनके साथ जो सहायक घटक हैं जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, इनकी भी अलग अलग वीडियो बनाकर यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद आता है विशेषण। विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा आदि। प्रविशेषण, एक शब्द आता है प्रविशेषण, जो सभी बच्चों को ध्यान में रखना होता है। प्रविशेषण में क्या होता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, प्रविशेषण को दूसरे अर्थ में लेकर जाते हैं। और यहाँ हम बता दें कि प्रविशेषण का अर्थ होता है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। जैसे यह आम बहुत मीठा है, मीठा है विशेषता है, बहुत उसकी और विशेषता बता दी गई है। उड़ीसा में आया तूफान अत्यधिक भयावह था, भयावह विशेषण, अत्यधिक प्रविशेषण। इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई, कम वर्षा हुई का विशेषण बिल्कुल प्रविशेषण। अब आती है क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, स्नान करना आदि। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसी में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु जमा ना लगाने पर सामान्य रूप बनेगा, कैसे? पढ़ जमा ना पढ़ना, लिख जमा ना लिखना। अब बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया जैसे हंसाना, रोना, भागना, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना आदि। सकर्मक क्रिया के अनुरूप दो इसमें बताया गया है, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना, देना, तोड़ना आदि। उसके बाद बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। मुख्य क्रिया,
टूट गया, रोता रहा, चल दिया, खा लिया आदि। सुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में कर लिया, सो गया, काट लिया, गाया, गाता गया आदि। इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें प्रेरणा दी जाए, लिखवाना, कटवाना, बनवाना, पढ़वाना, चलवाना। फिर नाम धातु क्रिया जिसमें नाम धातु की जाए, जैसे फिल्माना, शर्माना, लजाना, हिनहिनाना आदि। और पूर्वकालिक क्रिया जैसे पढ़कर, खाकर, नहाकर, पीकर, देखकर आदि। काल क्रिया होने के समय को काल कहते हैं। काल के बारे में भी यहाँ बता दिया है संक्षिप्त में, लेकिन विस्तार से हम अब हमारी जो काल संबंधी, टेंशन संबंधी जो वीडियो आएगी उसमें हम काल के सभी भेदों को विस्तार पूर्वक समझेंगे, साथ में उनके उदाहरण भी हम वहाँ देखकर इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है, जैसे प्रातः, अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु, और, इसलिए आदि। अव्यय के भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण में बताया गया है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे बहुत, धीरे धीरे, उधर, प्रातः आदि। संबंध बोधक, संबंध बोधक में जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। दूसरा, संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो भी वाक्य में शब्द प्रयुक्त होते हैं, पद प्रयुक्त होते हैं, उनका उनसे क्या संबंध है, ये संबंध बोधक बताते हैं। जैसे विद्यालय के पास बगीचा है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं, तो यहाँ पर आपस में संज्ञा सर्वनाम ने दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताया है वो संबंध बोधक है। इसके बाद आता है समुच्चय बोधक। जो अवयव दो शब्दों या दो पदबंधों या दो अवयवों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने वाला, योजक का जो काम करने वाले हैं उनको समुच्चय बोधक कहते हैं। और इसमें जो वाचक शब्द आते हैं वो हैं और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा आदि। इनसे उपवाक्यों को या पदबंधों को या शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे ओह, अरे, आहा, हाय आदि। जिसमें किसी प्रकार का विस्मय हो, जिसमें किसी प्रकार का दुख हो, आश्चर्य हो, भय हो, इस तरह की जो बातें आती हैं, एकदम से जो बातें निकलती हैं, वहाँ पर विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, तो वहाँ पर विस्मय बोधक होता है। ये थे हमारे चार अविकारी। और इसके साथ बात करते हैं हम निपात की। निपात में क्या होता है, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि मुख्य निपात हैं। झूठ बोलना तो बुरा है, वह भी आ गया, जैसे कहते हैं वह भी आ गया, वह आ गया सीधा साधा शब्द हो गया, और भी लग गया तो उसमें एक जो बल लगा है भी का, वो यहाँ पर दिखाया देता है। अब बात करते हैं हम प्रयोग वैशिष्ट्य के कारण पद परिचय में अंतर। प्रयोग की जो विशेषता रही है उसके अंदर किस तरह से पद परिचय में क्या अंतर आता है, वो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि प्रयोग कैसे होता है, उसको क्या क्या भिन्नता हमें दिखाई देती है। कभी कभी प्रयोग की विशिष्टता के कारण भी पदों के परिचय में अंतर आ जाता है। इस अंतर को प्रकट करने वाले कुछ उदाहरण यहाँ पर हमने लिए हैं। उसमें सबसे पहले जो शब्द है वो है और। यदि हम इसको सर्वनाम के रूप में लेते हैं तो औरों की बात मत कीजिए, यहाँ पर सर्वनाम आ जाता है औरों। और अगर फिर विशेषण के रूप में लें तो क्या कहते हैं हम, और लोग कब आएंगे। अब लोगों की विशेषता बताइए, भाई कुछ तो आ गए हैं, बाकी जो और बच गए वो कब आएंगे। क्रिया विशेषण में मैं अभी और खाऊंगा, वो खा तो रहा है लेकिन कह रहा है और खाऊंगा, अभी क्रिया जो की जो विशेषता है वो चल रही है उसकी। समुच्चय बोधक में सुमन आई और उपहार देकर चली गई, यहाँ पर योजक का काम किया और ने। तो इस प्रकार से भिन्नता, प्रयोग के आधार पर भिन्नता आ जाती है, और यही यहाँ पर
बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से और शब्द का हमने यहाँ पे 4 तरह से प्रयोग किया है, तो हमें उस प्रयोग के आधार पर उसका परिचय देना होगा कि वो सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है। ऐसा ही एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे अच्छा शब्द है। अच्छा को संज्ञा के रूप में लें तो अच्छों की शरण में जाओ। अच्छों के मतलब जो लोग अच्छे हैं उनकी शरण में जाओ, तो यहाँ पे संज्ञा के रूप में आया। उसके बाद में विशेषण के रूप में हम देख रहे हैं कुछ अच्छे काम कर लिया करो। काम तो करने हैं लेकिन कैसे? अच्छे। यहाँ पर काम की विशेषता बताई गई है, बुरे काम नहीं करने हैं बल्कि अच्छे काम कर लो। उसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या है? वह बहुत अच्छा नाचे, उसकी प्रशंसा की जा रही है, बड़ाई की जा रही है कि उसने नाचा, तो उसने नाच तो किया, दिखाया, लेकिन कैसा? अच्छा। तो यहाँ पर उसकी क्रिया की विशेषता बता दी गई। इसके बाद आता है विस्मय आदि बोधक में, हैरानी में। हम कई बार कोई बात हो जाती है, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, है ना? और ऐसे ही कुछ और बात आ जाती है, अच्छा उसने ऐसा कह दिया। तो इस यहाँ पर एक विस्मय, हैरानी के रूप में दिखाया गया। तो शब्द एक है लेकिन उसका प्रयोग उसको अलग अलग कोटियों में बांट देता है। अब एक उदाहरण और देखते हैं। कुछ कुछ जैसे सर्वनाम के रूप में करते हैं, तुम खाने को कुछ दे दीजिए। देना तो है लेकिन कुछ दे दो, कोई भी, किसी विशेष वस्तु का नाम नहीं लिया गया, कुछ भी दे दो, तो सर्वनाम में आ गया। विशेषण, कुछ छात्र जा चुके हैं। छात्र तो जा चुके हैं लेकिन कुछ कुछ का मतलब वहाँ पर उनकी विशेषता बता दी गई, भाई कुछ जा चुके हैं, बाकी तो यहाँ पे बैठे हैं, कुछ चले गए। फिर संज्ञा के रूप में, कुछ के लिए जलपान का प्रबंध है। जलपान का प्रबंध तो है लेकिन किसके लिए? कुछ के लिए। कुछ है, कुछ के लिए मतलब कुछ लोगों के लिए, थोड़े बहुत लोगों के लिए जलपान का प्रबंध है। क्रिया विशेषण में कुछ पढ़ो तो सही। यहाँ पर पढ़ने के साथ कुछ लगा है तो वहाँ पर क्रिया विशेषण उसकी क्रिया की विशेषता बताने के लिए हुआ है। ऐसे ही बहुत शब्द है। संज्ञा के रूप में मैंने बहुतों को देखा है। बहुतों का मतलब बहुत लोगों को देखा है। सर्वनाम में बहुत हो चुका, बहुत हो चुका है। संज्ञा के साथ जो स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद विशेषण में बहुत अनाज खराब हो गया। अनाज तो खराब हो गया, कितना? बहुत। मात्रा नहीं बताइए लेकिन बहुत ज़्यादा अनाज खराब हो गया। क्रिया विशेषण, हाथी बहुत खाता है। हाथी के खाने की जो विशेषता है वो बता दी कि बहुत ज़्यादा खाता है। ऐसा ही ऐसा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसा संज्ञा, ऐसों को मैंने बहुत देखा है। सर्वनाम में ऐसों को ऐसा नहीं होगा। विशेषण में ऐसा सांप पहली बार देखा। क्रिया विशेषण में ऐसा मत कीजिए। वह, वह सर्वनाम में कहता है कि वह आ गया। विशेषण में वह घर हमारा है। यहाँ हमने जो ये 5-7 शब्द लिए हैं, ये समझाने का प्रयास किया है कि जब हम किसी भी पद का परिचय देते हैं तो उसके प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं कि वो व्याकरणिक कोटियों में कहाँ पर स्थिर होता है, कहाँ पर उसकी स्थिति बनती है। अब हम यहाँ पर कुछ कुछ जो पद हैं उनका परिचय देखेंगे, समझेंगे, ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने कुछ रंगीन शब्द बनाए हैं और उनको अलग अलग दिखाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया ताकि समझ में आ जाए, और उसी के अनुरूप हम एक एक पद का परिचय यहाँ पर करते चले जाएंगे। जैसे उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। उदिता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और पढ़ाती थी क्रिया का कर्ता है। बच्चों को, बच्चों को जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्म कारक है। पढ़ाती थी सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, अन्य पुरुष है, कर्तृवाच्य है, और इस कर्तृवाच्य का जो कर्ता है वो उदिता है। साथियों, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि यहाँ जो पद परिचय कराए जा रहे हैं, ये ऊपर मैंने संक्षिप्त रूप में अविकार, विकारी या अविकारी का परिचय दिया है। इन विकारी और अविकारी को विस्तार पूर्वक मैं वीडियो में आपको समझाऊंगा, और उनकी वीडियो इस पद परिचय की जो वीडियो है इसके साथ साथ ही आपके पास पहुंचती चली जाएंगी। इसके बाद आती है दूसरी पंक्ति, मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। तो मधुकर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, रहता था क्रिया का कर्ता है। यहाँ क्रिया विशेषण है, स्थान सूचक है, रहना क्रिया का
निर्देश करने वाला है। रहता था अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष, भूतकाल, वर्तमान कर्तृवाच्य और कर्ता जो है उसका मधुकर है। इसी तरह से रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई थी। रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। तुलसीदास के द्वारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ण कारक। की गई संयुक्त क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, अन्य पुरुष। इस प्रकार हम पद का परिचय दे सकते हैं। फिर आता है वह दौड़कर विद्यालय गया, वह अन्य पुरुष सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, गया क्रिया का कर्ता। दौड़कर पूर्वकालिक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण गया क्रिया की विशेषता बता रहा है। गया मुख्य क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल, कर्तृवाच्य और कर्ता इसका वह है। उसके बाद बाग में कुछ लोग बैठे हैं। बाग जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, विशेष्य लोग। लोग जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक। बैठे थे अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, भूतकाल, कर्ता इसके लोग हैं। इसके बाद आता है मैं आपको कुछ रुपए दूंगा। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, दूंगा क्रिया का कर्ता। आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, संप्रदान कारक। और इसके बाद आता है कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, विशेष्य रुपए। रुपए जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, विशेष्य इसका है और विशेषण कुछ। दूंगा सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, भविष्यकाल, कर्ता में। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, गाड़ी छूट रही थी। जब कालवाचक क्रिया विशेषण, पहुंचने के समय का उल्लेख करने वाला। हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन, कर्ता कारक, पुल्लिंग, पहुंचे क्रिया का कर्ता। रेलवे स्टेशन जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, कर्म कारक, पुल्लिंग, पहुंचे मुख्य क्रिया, भूतकालिक, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य और इसका कर्ता है हम। गाड़ी जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, छूट रही थी क्रिया का कर्ता, छूट रही थी सकर्मक क्रिया, भूतकाल। सात्य बोधक स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य, अन्य पुरुष, कर्ता, गाड़ी। इसके बाद अगला आता है भारतीय सैनिक रण क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं और शत्रुओं को सबक सिखाते हैं। भारतीय गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, विशेष्य, सैनिक। सैनिक जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, दिखाते हैं क्रिया का कर्ता। रण क्षेत्र में जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक। वीरता भाववाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, दिखाते हैं सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, वर्तमान कालिक कर्ता, सैनिक। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। अभी थोड़ी देर पहले हमने अविकारी शब्द पढ़े थे, उसमें समुच्चय बोधक पढ़ा था, तो वही बात यहाँ बताएंगे कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। शत्रुओं को जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, कर्म कारक, पुल्लिंग। सबक भाववाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, सिखाते हैं सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, वर्तमान कालिक कर्ता, सैनिक। उसके बाद आता है उस गमले में 3 फूल खिले हैं। उस सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, विशेष है इसका गमला। गमले में जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, अधिकरण कारक, पुल्लिंग। 3 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग और इसका विशेष्य है फूल। फूल जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, कर्ता कारक, खिलना क्रिया का कर्ता। खिले हैं क्रिया वर्तमान कालिक, पुल्लिंग, बहुवचन और कर्तृवाच्य। वीरों की सदा जीत होती है। वीरों की जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, संबंध कारक, संबंध शब्द, जीत। सदा कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के काल का बोध, जीत। भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक,
होती है अकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। साथियों, ये जो वाक्य यहाँ पे पद परिचय दिए जा रहे हैं, ये आपके अभ्यास हेतु यहाँ पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं ताकि आप इनको समझ सकें और साथ साथ आपको ज्ञात हो कि इसमें कौन सा विकारी शब्द है, कौन सा अविकारी शब्द है, किस प्रकार का काल है, लिंग है, वचन है और किस प्रकार की क्रिया या क्रिया विशेषण है या दूसरे अव्यय शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसके बाद आता है, इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है। इस सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, संसार विशेष्य। संसार में जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, विशेष्य और इसका विशेषण है दुर्लभ। दुर्लभ गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, विशेष्य है इसकी ईमानदारी। और अगला है, अरे आप आ गए। अरे विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मय का भाव प्रकट कर रहा है। आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। साथियों, ये थे कुछ उदाहरण जो आप यहाँ पर पढ़कर देखकर समझ सकते हैं। साथ में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पद परिचय का अगर हम अच्छी तरह से परिचय देना चाहते हैं तो हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, इन सभी विकारी और अविकारी शब्दों को बहुत अच्छी प्रकार से जानना समझना होगा। तभी हम किसी भी पद का बहुत ही सरलता से परिचय दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अभ्यास हेतु कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। उसमें जो रेखांकित पंक्तियाँ हैं आप उनका परिचय देकर कमेंट बॉक्स में मुझे भेजेंगे ताकि मैं समझ पाऊँगी कि आप कहाँ तक और किस स्तर तक उसको समझ पाए हैं। इसमें पहली पंक्ति है, आज भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत हो गया है। इसमें जो रेखांकित शब्द है उसका आप परिचय देंगे। यह घर आजकल खाली पड़ा हुआ है, इसमें यह का देंगे। शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर बढ़ता है, इसमें बढ़ता है कि को बताएंगे। आपने गरीबों की मदद करके अनुकरणीय कार्य किया, इसमें आपने बताएंगे। साय 5 बजे ही गाड़ी छूट चुकी थी, गाड़ी के बारे में बताएंगे। धीर पुरुष मुसीबत में है, मुसीबत में विचलित नहीं होते हैं, इसमें विचलित पद का पद परिचय देंगे। गंगा का पानी प्रदूषित हो चुका है, इसमें गंगा का पद परिचय देंगे। ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में जीवन कठिन हो जाता है, इसमें ग्रीष्म का देंगे। प्राणियों का पेट उन्हें परिश्रम करने के लिए बाध्य कर देता है, इसमें प्राणियों का देंगे। छोटे बच्चे की सफलता से माता पिता उत्साहित थे, इसमें छोटे जो पद है उसका परिचय देंगे। इस तरह से आप इसमें पद परिचय करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं हम समास में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का। तो उसमें जो हमने प्रश्न पूछे थे उसमें पहले का उत्तर था समास, दूसरे का संक्षेप, तीसरे का प्रतिदिन, चौथे का कर्मधारय, पांचवें का निलोत्तम, छठे का बहुव्रीहि, सातवें का बहुव्रीहि, आठवें का द्वंद्व, नौवें का तत्पुरुष, 10 का कर्मधारय, 11 का तत्पुरुष, 12 का पंचानन, 13 का बहुव्रीहि, 14 का द्विगु, 15 का बहुव्रीहि, 16 का कर्मधारय, 17 का कर्मधारय, 18 का सत्ता, 19 का तत्पुरुष, 20 का दिवारात्रि, 21 त्रिभुवन, 22 का रुपया पैसा, 23 शक्ति के अनुसार, 24 द्वंद्व, 25 बहुव्रीहि, 26 तत्पुरुष, 27 कर्मधारय, 28 नण, 29 तत्पुरुष, 30 द्विगु, 31 तत्पुरुष, 32 तत्पुरुष, 33 द्वंद्व, 34 कर्मधारय, 35 बहुव्रीहि, 36 द्वंद्व, 37 तत्पुरुष, 38 बहुव्रीहि, 39 बहुव्रीहि और 40 तत्पुरुष। इस प्रकार से ये हमारे समास की वीडियो में जो प्रश्न हमने अंत में पूछे थे उनके उत्तर बनते हैं। और साथियों, आज जो हमने पद परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे हैं इनके उत्तर हमें हमारे जो पहला अविकारी शब्द संज्ञा है उस वीडियो के अंत में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगली जो हमारी वीडियो होगी संज्ञा संबंधी, वो आपको पद परिचय में
बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि विकारी और अविकारी शब्द हम अच्छी तरह से समझ गए तो हम पद परिचय को बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। धन्यवाद।